नशा ही करना है मेरे प्यारे मित्रों, तो मेहनत का करिए ना, क्योंकि जो बीमारी आएगी वो सक्सेस वाली ही आएगी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक शानदार, जानदार और दमदार क्लास के साथ अपने चैनल पर मैं हाजिर हूं। हम जिक्र कर रहे हैं सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल जो हाल फिलहाल एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान में, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जो 10 है उसके बारे में हम सवाल देखेंगे। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है एक्सप्लेन आंसर के साथ, तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट 10 का पहला सवाल है। आप अपने मन में आंसर करिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। एक पुस्तक है अपने राजस्थान जीके से संबंधित सवाल है। पहला सवाल कि जो नृत्य रत्न कोश है उसकी रचना करने वाले कौन थे? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी सोम या ऑप्शन डी जगजीवन। इनमें से नृत्य रत्न कोश की रचना करने वाले थे मेवाड़ महाराणा कुंभा। यह संगीत राज जो कृति है इनकी, उसका एक भाग है नृत्य रत्न कोश। इसमें ये जो ग्रंथ है वो नृत्य रत्न कोश, यह जो संगीत राज ग्रंथ का चौथा भाग है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भाग लिखे हैं पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रत्न रत्न कोश और गीत रत्न कोश, ये भी शामिल है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल और काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, अहाड़, बालाथाल, बागोड़। जरूर आंसर करिएगा दूसरे का। ऑप्शन बी होगा लाल और काले मृदबांड वाली जो संस्कृति थी वो अहाड़ संस्कृति थी, जिसका केंद्र है वो उदयपुर। उदयपुर के पूर्व में बहने वाली जो बनास नदी है उसके तट पर यह स्थित थी और इसको प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती थी। अहाड़ सभ्यता थी, कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट तीसरा सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन। सारंगपुर युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ वो किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ चंदेल। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट, मेवाड़ और मालवा के बीच 1437 ईस्वी में मेवाड़ का राणा कुंभा और मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा कुंभा विजय हुए थे और इसी विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, उसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के बीच करवाया था। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन ए होगा इसका, मेवाड़ और मालवा। तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल। चौथा सवाल, खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में जो हुआ, औरंगजेब का साथ इनमें से किसने दिया था? जसवंत सिंह ने, करण सिंह ने, जय सिंह ने, भीम सिंह ने। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर आंसर करिएगा भाई। ऑप्शन ए होगा जसवंत सिंह। खजवा जो इलाहाबाद के निकट है, इसमें औरंगजेब और उसका भाई जो शाह शुजा था उसके बीच युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ और इस युद्ध में मारवाड़ के जो राजा जसवंत सिंह थे उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा सवाल है। मंदिर है और स्थान है, सुमेलित नहीं है, पहचान करनी है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, द्वारिकाधीश जी, कांकरोली, मथुरेश जी, जोधपुर, गोविंद देव जी, जयपुर। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी मथुरेश जी जोधपुर में ना होकर के इनका मंदिर राजस्थान का जो कोटा जिला है उसके पाटनपोल में है और ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। 5 का ऑप्शन सी होगा। फिर 6वां सवाल, सूफी संत मीठा साहब है, उनकी दरगाह है वो कहाँ स्थित है? गागरोन में, भरतपुर में, भैंसुरगढ़ में, भटनेर में। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए होगा गागरोन, झालावाड़। गागरोन किला जो वर्ष 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ मीठे साहब की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। जसनाथी संप्रदाय है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? लालदास, प्रणनाथ, हरिदास या जसनाथ जी। ऑप्शन डी होगा जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी। यह जाट जाति का एक सिद्ध संप्रदाय माना जाता है। यह राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर मंडल में ये फैला हुआ है और इस संप्रदाय की स्थापना कतरियासर बीकानेर में हुई थी। जसनाथ जी ने स्थापना की। अग्नि नृत्य यहीं का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 8वां सवाल, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल। बहुत अच्छा सवाल है। ये चित्रकार है वो किस चित्रशैली से संबंध रखते हैं? नाथद्वारा से, अलवर से, बूंदी से, बीकानेर से। 8 का ऑप्शन बी होगा, ये इनका संबंध है वो अलवर शैली से है। विनय सिंह थे, उनका शासनकाल अलवर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, ये भी ध्यान रखना।
वेश्याओं के चित्र है वो इस शैली की प्रमुख विशेषता है। अलवर शैली की वेश्याओं के चित्र, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है, एल्पीटर सिटोरी है, मोतीलाल मेनारिया या गेरी स्मिथ? क्या होगा? 9th का ऑप्शन ए होगा जॉर्ज ग्रेसन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश भारत की भाषाओं का ये एक व्यापक सर्वेक्षण है। इसमें 367 भाषाओं और बोलियों का वर्णन है, ये भी ध्यान रखना। ये सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा किया गया। नेक्स्ट 10वां सवाल, हरियाली तीज है वो कब मनाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर आंसर करिएगा आप कमेंट में। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया? 10 का ऑप्शन ए होगा श्रावण शुक्ल तृतीया हरियाली तीज मनाई जाती है। इसमें जो विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है उसको हरियाली तीज का व्रत रखती है। भगवान शिव और माता पार्वती की इसके साथ वो पूजा करती है। नेक्स्ट 11वां सवाल, राजपूत जीवन संध्या ये उपन्यास किसने लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, केसरीनाथ ने, अवनिंद्र नाथ ने या रमेश चंद्र दत्त ने या कन्हैया लाल ने? 11 का ऑप्शन सी होगा रमेश चंद्र दत्त। जो 1899 ईस्वी में जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी वही रमेश चंद्र दत्त है जिन्होंने राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट 12वां सवाल, 12वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। सारबाग कहाँ स्थित है? बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में, अजमेर में? तो सारबाग है वो बूंदी में है। ये बूंदी के जो शाही परिवार है उनका स्मारक माना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा है उनका संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? हाड़ौती से, मारवाड़ से, जयपुर से, बीकानेर से? पंडित नैनूराम का संबंध ऑप्शन ए होगा हाड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। फिर इन्होंने ही 1939 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल जब निष्क्रिय हो गया तो कोटा राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। यानी हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल, पंडित नैनूराम शर्मा 1934 हाड़ौती और 1939 कोटा राज्य प्रजामंडल। संस्थापक एक ही व्यक्ति पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल हम देखेंगे कि प्रताप है वो समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से, आगरा से, कानपुर से, बरेली से? ऑप्शन सी होगा कानपुर से। यह हिंदी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जो गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने 1913 ईस्वी में इसको कानपुर से प्रकाशित किया था। 15वां सवाल, बालद, बालद क्या थे? सारथवा, बक्सी, सैनिक या कृषक? ऑप्शन डी बालद है वो कृषक यानी किसान थे। बालद स्थानीय बोली का ये शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो किससे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर शासक, करौली शासक, अलवर शासक या भरतपुर शासक? 16 का ऑप्शन ए होगा धौलपुर शासक। यानी जो 18 मार्च 1948 को अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली ABCD ये 4 रियासतें मिली तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और अलवर इस संघ की राजधानी बनी। धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह वो राज प्रमुख बने थे। फिर मई 1949 में इस संघ का विलय राजस्थान में हुआ था। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उदयपुर में देश हितैषणी सभा उसका गठन है वो किसने किया था? महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा अजित सिंह या जसवंत सिंह? 17 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा महाराणा सज्जन सिंह। 1877 ईस्वी में इसका उदयपुर में गठन हुआ। इस सभा का उद्देश्य क्या था कि विवाह में खर्च में कमी करना और बहु विवाह पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है यानी जो फूंक देकर नहीं बजाया जाता? कौन सा वाद्य यंत्र इनमें से? अलगोजा, सतारा, मोरचंग या सुरमंडल? ऑप्शन डी होगा सुरमंडल। ये एक तत्व या तार वाला वाद्य यंत्र माना जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। इसके अलावा बांसुरी है, अलगोजा, सतारा, मोरचंग, मशक, पुंगी ये सारे है वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसमें वायु का प्रयोग होता है यानी फूंक देकर ये बजाया जाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, तुंगा युद्ध वो किनके मध्य लड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महादजी सिंधिया या भीम सिंह और महादजी सिंधिया? जरूर आंसर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 19 का ऑप्शन ये होगा प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। 28 जुलाई 1787 को ये हुआ था। जयपुर के महाराजा सोई प्रताप सिंह और मराठों के जो सेना नायक थे महादजी सिंधिया उनके बीच युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को। ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ रहा
जो झालावाड़ है उस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1836, 1838, 1842, 1844। ऑप्शन बी होगा 1838 ईस्वी को झालावाड़ राज्य है ये पहले कोटा रियासत का भाग था। फिर 1781 में कोटा राज्य के जो सेनापति रहे जालिम सिंह, उसका राज्य के निर्माण में यह महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और उस राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो मदन सिंह माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी सवाल है। तो ऑप्शन बी होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 10.41% भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और हिस्सा रखता है 10.41%। 22वां सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है? दक्षिण पूर्वी में, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी में। 22 का ऑप्शन ए होगा दक्षिणी पूर्वी। मालवा पठार जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये फैला हुआ है। ये राजस्थान का जो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा जिले हैं वहाँ फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है 23वां। मुकुंदरा की पहाड़ियां वो अधिकतर कहाँ विस्तारित है? टोंक जिले में है, बांसवाड़ा में, बूंदी में या कोटा में? जरूर आंसर करिएगा। ऑप्शन डी होगा ये कोटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सांबर झील आंतरिक उपवा क्षेत्र की नदी इनमें से कौन सी है? कांतली, बांडी, मेंढा, मानसी। 24 का ऑप्शन सी होगा मेंढा नदी। सांबर झील में 6 नदियां गिरती हैं जिसमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खांडेला, मेंढा और समोद। सांबर झील जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित भारत की यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है 25वां सवाल, राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित है? कोठारी, लूणी नदी किनारे, नहीं सहायक नदियां हैं, सुगड़ी, बनास की, जाखम, माही की, बाणगंगा, चंबल की। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन सी जाखम है वो माही नदी की, कोठारी है वो बनास नदी की है, लूणी नदी की सहायक ना होकर के सुकड़ी लूणी की है और जाखम माही की है, बाणगंगा वो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 26वां सवाल। 26वां सवाल, राजस्थान में मावठ वर्षा होती है किससे होती है? अरब सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, बंगाल की खाड़ी मानसून से या प्रत्यावर्ती मानसून से? ऑप्शन बी होगा भूमध्य सागरीय चक्रवात से, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो मावठ वर्षा सर्दियों के लिए बहुत ही सर्दियों में होने वाली वर्षा है, गेहूं सरसों के लिए राजस्थान में उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिश्रित जो लाल और काली मिट्टी है उसमें सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? ज्यादातर चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों, कपास, मक्का, गेहूं, चना। ऑप्शन सी होगा कपास और मक्का। यह अरावली क्षेत्र में है, लाल काली मिट्टी, और इसमें कपास और मक्के की खेती है मुख्य रूप से की जाती है, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। नेक्स्ट 28वां सवाल, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं? राजसमंद में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, कोटा में। शुष्क सागवान वन ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बांसवाड़ा में है और इसके साथ ही डूंगरपुर में भी है। नेक्स्ट 29वां सवाल, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? 2/3 से ज्यादा चावल उत्पादन, बाढ़ संभव पूर्वी मैदान में, उपाद्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदान या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। 29 का ऑप्शन सी होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये जिले आते हैं, यहाँ 50 से 110 सेंटीमीटर बरसात होती है जिसके कारण है वो चावल का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, मेवात नस्ल के जो गोवंश है, भैंस है, बकरी है, ये राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मेवात नस्ल के? बूंदी, कोटा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। तो इसका ऑप्शन सी होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर में मेवात नस्ल के गोवंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बंद बरेठा जो वन्यजीव उद्यान है वो राजस्थान के किस जिले में? भरतपुर में है, धौलपुर में, अलवर में, करौली में। तो इसका ऑप्शन नहीं होगा भरतपुर में। यह बयाना तहसील में भरतपुर के इस अभ्यारण्य में नीलगाय, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, जंगली सूर ये जंगली जानवर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल, आकल, सज्जनगढ़, मरुदरा, वन विहार, आकल, माचिया, इनमें से कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए होगा नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में है, माचिया जैविक उद्यान है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट 33वां सवाल, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? इनमें से मुंडियारी ख्यात, भागीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नैनसरी ख्यात। सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्यात का पूछ रहा है बीकानेर के इतिहास लेखन में। ऑप्शन सी दयालदासरी ख्यात, जिसमें ख्यात वह होती है जिसमें जो राजस्थान के जो राजा है उनके दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। फिर दयालदासरी ख्यात ये कवि दयालदास थे, उन्होंने लिखी थी। राव बीका से जो महाराज सरदार सिंह थे वहाँ तक उनके समय तक का वर्णन, बीका जी से लगाकर महाराजा सरदार सिंह तक।
बीकानेर का इतिहास जानना है तो दयालदास की ख्यात पढ़ो। मुंडियारी ख्यात है, उसमें मारवाड़ और मुगलों के साथ संबंध है, उनका वर्णन है इसमें। और जो बांगीदासरी ख्यात है, इसमें जयपुर जोधपुर की स्थापना का वर्णन है। और नैणश्री ख्यात में राजपूत राज्य द्वारा जो मुगलों से लड़े गए युद्ध है उनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। असंगत युग्म को इनमें से छाटना नदी घाटी परियोजनाएं और सहयोगी राज्य है, इनमें से असंगत कौन सा है? भाखड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, व्यास पंजाब राजस्थान यूपी और माही बजार सागर गुजरात राजस्थान। असंगत कौन सा है? 34 का ऑप्शन सी। व्यास जो परियोजना है नदी घाटी वो पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश के बीच ना होकर पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, उत्तर प्रदेश का इसका लेना देना नहीं है। पोंग बांध है वो व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर पोंग बांध बना हुआ है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन। माई बजार सागर परियोजना इसका मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? खाटू में, बोरखेड़ा में, घाटोल में, कडाना में। 35 का ऑप्शन बी बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। माई नदी पर यह बांध है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना माई बजार सागर परियोजना। नेक्स्ट 36वां सवाल। 36 सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा ये किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? रैण, शाहपुरा, सिंहथल, मीरादासी, रामसनी, दादूपंथ या रामदासी संप्रदाय। 36 का ऑप्शन बी होगा। ये सारे रामसनी संप्रदाय की शाखाएं हैं। यानी 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण जो नागौर में है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, सिंहथल बीकानेर में है और खेड़ापा जोधपुर में। ये रामसनी संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र है। इन शाखाओं के प्रवर्तक बात करें प्रवर्तकों की तो रैण के दरियाव जी है, रैण शाखा के, और शाहपुरा शाखा के रामचरण जी है, और सिंहथल शाखा के हरिराम दास जी है, और खेड़ापा शाखा के रामदास जी है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। 37वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है? राज्य के सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। राज्य के पश्चिमी जिले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित हैं। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है। राज्य में 72% से अधिक गांव फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। इसमें से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। राज्य में 72% से अधिक गांव फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। ये सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में 51% से अधिक गांव है वो फ्लोरोसिस से पीड़ित है। 72% ना होकर के 51%, 51। बाकी सारे कथन से 33 जिले भी है वो फ्लोरोसिस से प्रभावित थे। राज्य पश्चिम जिले फ्लोरोसिस से अधिक प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फ्लोरोसिस प्रकोप है वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है, उस पर स्थित नगर कौन सा इनमें से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर बूंदी झालावाड़, जयपुर सीकर बीकानेर, जयपुर नागौर जोधपुर। 38 का ऑप्शन बी जयपुर बूंदी झालावाड़ जो NS12 है उस पर स्थित है। NS12 जयपुर को मध्य प्रदेश के जबलपुर से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का जयपुर बूंदी कोटा झालावाड़ शहर वो NS12 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए कहाँ? सीकर में, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। ऑप्शन ए सीकर जिले में पाइराइट के भंडार जो सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक है उस उद्योग के लिए एक आवश्यक कच्चा माल पाइराइट माना जाता है। यह सीकर जिले का जो सलादीपुरा स्थान है वहाँ ये पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां। असंगत युग्म इनमें से खनिज है और खनन क्षेत्र है। लोह अयस्क, मोर्जबानुला, टंगस्टन, डेगना, मैंगनीज, लीलवानी, जिप्सम, ऋषभदेव। असंगत कौन सा है? 40 का ऑप्शन डी जिप्सम है वो ऋषभदेव ना होकर के ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर और पाली जिलों में जिप्सम पाया जाता है। ऋषभदेव उदयपुर का स्थान है तो यहाँ नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर बीकानेर में ये पाया जाता है जिप्सम। जिप्सम का उत्पादन का 90% अकेला राजस्थान पूरे भारत में उत्पादित करता है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? इनमें से चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा। ये सवाल है, बांसवाड़ा ऑप्शन डी होगा। इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, नहीं सॉरी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और भारत में ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। राजस्थान में जो 56 का मैदान है वो कहाँ विस्तारित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत कैसी है? मोड़दार है, संशयी है, अवरोधी है, अवशिष्ट है। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन 43 का ऑप्शन ए होगा मोड़दार। रचना विधि के आधार पर ये मोड़दार मानी जाती है। उसकी आकृति कैसी है? रचना किस प्रकार की? अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीप पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिमी किनारे हैं।
ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, राजस्थान का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी इनमें से? काकनी, घग्गर, बाणगंगा, कांतली। जी सवाल है ऑप्शन बी घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहां से निकलती है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्य में फैली हुई है। इसका प्रभाव मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट 45 सवाल है कि वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। काली सिंध, पार्वती, माही, साबरमती कौन सी नदी है? ऑप्शन सी होगा माही नदी। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार जिले में, फिर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और पुनः ये गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में? बारां में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा ऑप्शन बी होगा झालावाड़ में। जो बांसवाड़ा राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जो जलवायु वो कहाँ मिलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, चूरू, नागौरपाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 47 का ऑप्शन ए होगा जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। यहाँ BWHW पाई जाती है। इसके अलावा BSSW लूनी और घग्गर बेसिन नागौर, शेखावाटी में। AW कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण है। और CWG वोलवर, भरतपुर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जयपुर वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, पूछ रहा है अपने को कि राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? रिपीट सवाल है। 48 का ऑप्शन डी होगा कपास और मक्का। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, राजस्थान में कितना % भू क्षेत्रफल वनों का विस्तार है? इनमें से वनों का विस्तार 9.49, 9.55 या 10.21 या 7.68। ऑप्शन बी 9.55। मार्च 2011 के अनुसार बात कर रहा है। फिर 2021 रिपोर्ट आई उसके अनुसार 9.60% हो गया है। वर्तमान में 9.60% यानी 32,863 वर्ग किलोमीटर पर है। और भारत के कुल वन क्षेत्र का ये लगभग कितना है? 4.23% है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 50वां सवाल, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा सवाल। सज्जनगढ़ में, शेरगढ़ में, वन विहार में, आकल में। ऑप्शन ए सज्जनगढ़। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान उदयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान में जैविक उद्यान जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, जोधपुर में माचिया और कोटा में मेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैयद सादुल्ला, सैयद अहमद खान या दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट 52वां सवाल है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? KL नेहरू, चारू मजुमदार, JL नेहरू या MK गांधी। ऑप्शन डी MK गांधी। जो कर्नाटक का बेलगाम शहर है वहाँ 1924 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ या महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 53वां सवाल है, नवंबर 1915 में रिक्त स्थान को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। किनको? तात्या टोपे, करतार सिंह सराभा, मगन भाई पटेल, विजय सिंह पथिक। 53 का ऑप्शन बी होगा करतार सिंह सराभा। ये गदर पार्टी के सदस्य माने जाते थे। 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी पर लाहौर में चढ़ाया गया। ये मात्र 19 वर्ष के थे उसमें। 54 का सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? इनमें से खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चित्तरंजन दास, राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए खुदीराम बोस का। यानी इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। देखो ये घटना क्या थी कि किंग्सफोर्ड क्या था? एक न्यायाधीश था जिसने क्रांतिकारियों को बिना साक्ष्य की सजा दी थी। तो इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उन दोनों ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसमें ये तो बच गया था किंग्सफोर्ड, लेकिन जो मिस्टर कैनेडी थे और उनकी पत्नी पुत्री ये इस बम कांड में मारे गए थे। फिर चाकी थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने तो स्वयं को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और फिर उन्हें मुजफ्फर बम कांड के आरोप में 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष के आयु में मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट 55 सवाल, 55वां सवाल अपने को पूछ रहा, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन। नेक्स्ट 56वां सवाल है, कहाँ और कब खिलाफत समिति बनाई गई थी? मई 1920 बॉम्बे में, मार्च 1919 बॉम्बे में, मार्च 1919 कोलकाता में, जून 1920 कोलकाता में।
56 का ऑप्शन बी मार्च 1919 बॉम्बे में। नेक्स्ट 57वां सवाल है, अपने को पूछ रहा है कि भारतीय सांविधिक आयोग 1928 है, उसकी अध्यक्षता किसने की? इनमें से डैनियल रेडक्लिफ, वायसराय लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन या वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 57 का ऑप्शन सी सर जॉन साइमन ने, साइमन कमीशन। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में, 1929 में, 1935 में, 1932 में। 58 का ऑप्शन ए होगा 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जो गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके बीच। इसमें कांग्रेस को सविनय आंदोलन स्थगित करना पड़ा था और फिर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए रिक्त स्थान में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, सिंगापुर में, बांग्लादेश में। ऑप्शन सी सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट 60वां सवाल है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले यही थे। भारत का ग्लेडस्टाइन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से बनी है। हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना है। इसके सबसे ऊपरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। क्या सही नहीं है? एक्सेट का ऑप्शन ए, हिमाद्री को समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये सही नहीं है। शिवालिक है वो मध्य हिमालय का दक्षिण भाग है, वो है दक्षिण वाला नहीं, मध्य हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। कुमाऊं निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं, सतलुज काली, सिंधु सतलुज, तीस्ता दिहांग या काली तीस्ता। 62 का ऑप्शन है सतलुज और काली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 63 सवाल है, प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, दिल्ली में। जम्मू और एवं कश्मीर में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, वुलर झील कश्मीर की है, नागिन झील भी कश्मीर की है, लोकटाक झील कई बार सवाल पूछा मणिपुर की है, डीडवाना झील राजस्थान में, लोनार झील ये महाराष्ट्र की है, अष्टमुडी झील केरल की है, चिल्का झील ओडिशा की। 64वां सवाल, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये रिक्त स्थान में जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सही है बंगाल की खाड़ी में। इसका उद्गम है गंगोत्री हिमनद जो ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। फिर गंगोत्री हिमनद से गंगा भागीरथ के नाम से जानी जाती है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से ये मिलती है, इसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। फिर यहाँ से ये बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और गंगोत्री से लगाकर बंगाली की खाड़ी तक ये 2525 किलोमीटर ये बहती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 65वां सवाल है, पूछ रहा है अपने को, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है? इनमें से चावल, रागी, जूट, गन्ना। ऑप्शन बी रागी, शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां सवाल है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से दुर्गापुरा ओडिशा में, सलेम तमिलनाडु में, राउरकेला पश्चिम बंगाल, बोकारो बिहार। 66 का ऑप्शन बी सलेम तमिलनाडु ये युग्म सही है। इसके अलावा दुर्गापुर ओडिशा में होकर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला ओडिशा का है और बोकारो झारखंड का है। नेक्स्ट 67 सवाल अपने को पूछ रहा है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बंगलोर है, कटक है, बद्रीनाथ है या कोटा है। ऑप्शन बी है कटक। कटक है महानदी पर, बद्रीनाथ अलकनंदा पर है, कोटा चंबल पर है और बंगलोर है वो वृषभावती नदी पर है। नेक्स्ट है 68 सवाल, बगलियार बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब पर, रावी पर, सतलज पर, सिंधु पर। 68 का ऑप्शन है चिनाब नदी पर। ये बगलियार बांध भारत का जो समुद्र क्षेत्र है उसके डोडा जिले में पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सवाल, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गोवा। 69 का ऑप्शन है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कृष्णा, माही, रिस्कुलिया, पेना। अरब सागर में गिरने वाली नदी ऑप्शन बी माही। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन,
किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन या जवाहरलाल नेहरू? 71 का ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। इसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट 72वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 है वो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ये केंद्र सरकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? ऑप्शन डी, ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 27 है वो धार्मिक अभिवृत्ति हेतु भुगतान की गई राशि को कर से मुक्त को उपबंधित करता है। लेकिन फिर वह यह अनुच्छेद 27 है वो ये भी बाध्य करता है किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी कहता है जिसके आय को किसी विशेष धर्म का धार्मिक संप्रदाय के विकास में व्यय किया जाता हो। तो ये भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है। 73 सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण, ये किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से या नीति निर्देशक सिद्धांत है? ऑप्शन ए, ये भारतीय नागरिक का ये भी मौलिक कर्तव्य है। इसमें स्वतंत्रता शामिल है नागरिकों के लिए। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, देश और सरकार का प्रमुख या संसद का प्रमुख कहलाता है? ऑप्शन ए, या देश का प्रमुख कहलाता है। भारत का प्रमुख नागरिक राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक और भारत सरकार के सभी शासन अधिकारी इनके नाम से होते हैं। तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है। तो देश या राज्य उसका प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट 75 सवाल है। 75 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? कौन से कोष का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए धन देना? तो भारत की समेकित निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि या आकस्मिक निधि? ऑप्शन डी, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि है, इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 267 में, ये भी ध्यान रखना है। इसके तहत कोष का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर खर्चों का प्रयोग कर सके। यह राष्ट्रपति के अधीन होता है और इसके बारे में संसद का अनुमोदन है वो अनिवार्य नहीं, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव है वो इसका संचालन करता है। तो ये थे 75 सवाल, हमने पार्ट 1 जिक्र किया। सेकेंड जो 75 सवाल है पार्ट सेकेंड आएगा अपना, उसमें देखेंगे। आप जरूर क्लास देखिएगा, अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। CET और इसके साथ हम पशु परिसर के लिए प्रिपरेशन के लिए भी क्लास लेकर आएंगे। उसका सिलेबस आ चुका है, सिलेबस अनुसार। इसके अलावा CET जुड़े रहे हमारे साथ, मॉडल पेपरों के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।